हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप खुद को जीवन की बुलंदियों पर ले जाने के खास प्रयास और बड़े परिणाम हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई है। आपके पास आ गया है आपके भविष्य की कामयाबी का DNA। आपका हमारी बुक सीरीज सोच बदलो जिंदगी बदलो में, जो ब्रायन ट्रेसी की शानदार किताब पर आधारित है। इस सीरीज में हम आपको ऐसे शक्तिशाली विचार और तरीकों से रूबरू करा रहे हैं जो आपकी सोच और जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने इस सीरीज के पहले के वीडियो नहीं देखे, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो आपको एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। और आज का टॉपिक है दिमाग की ताकत पहचानो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक औसत व्यक्ति में छिपी संभावनाएं किसी अनजान महासागर, किसी अनदेखे महाद्वीप जैसी होती हैं। संभावनाओं से भरपूर एक ऐसी दुनिया जिसे बस आजादी और किसी सही दिशा का इंतजार है। ये शब्द हैं ब्रायन ट्रेसी के। आपकी जिंदगी में हर परिवर्तन किसी विचार के आपके दिमाग में उपजने के साथ ही होगा। विचार ही भविष्य की कुंजियां हैं। विचारों में ही आपकी तमाम समस्याओं के उत्तर छिपे हुए हैं और लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते भी। आपको जरूरत है विचारों का जनरेटर बनने की, ताकि आपके दिमाग में लगातार हो रहे परिवर्तनों और आसपास बन रहे मौकों के लिए नित नए और बेहतर विचार आते रहे। सौभाग्यवश आप मूलतः रचनात्मक होते हैं। यह एक प्राकृतिक गुण होता है। आपका जन्म ही इसके साथ हुआ है। लेकिन रचनात्मकता भी इस्तेमाल के सिद्धांत पर ही निर्भर होती है, जो कहता है अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करते तो इसे गवा देते हैं, कम से कम अस्थायी तौर पर। अच्छी खबर यह है कि आप इस किताब में दी गई कुछ निश्चित पद्धतियों और तकनीकों को अपनाकर अपनी रचनात्मकता को जागृत कर सकते हैं। आगे बढ़ो और पीछे की सोचें। आपकी सोच को बदलने के लिए जरूरी है कि आप इस बात को लेकर अपने विचारों और कल्पना को और व्यापक करें जो आप बन सकते हैं। ऐसी बातें जो आप कर सकते हैं और ऐसी भी जो आपको करनी चाहिए थी। हर वो व्यक्ति जो कि अपनी जिंदगी में कुछ उल्लेखनीय हासिल करता है, शुरुआत इस बड़ी सोच या दृष्टि के साथ करता है कि उसके लिए क्या संभव है। वे अपने वर्तमान माहौल, अपनी निजी सीमाओं और समस्याओं से ऊपर उठकर खुद को भविष्य में देखते हैं, ऐसी जिंदगी जीते हुए जो कि वे जीना चाहते हैं। आपको भी इस तरह से सोचने का अभ्यास करना होगा। आपके भविष्य की आदर्श सोच के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आप यह अपने आप को 5 साल बाद के वक्त में ले जाकर देखते हैं और इस कल्पना के साथ कि आपने जो सपने देखे थे सारे सच हो गए हैं। अगर हर लिहाज से आदर्श हो, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप कहाँ होंगे? आपके साथ वहां कौन होगा? आप क्या कर रहे होंगे? आप कितना कमा रहे होंगे? और ऐसा ही बहुत कुछ। उसके बाद आप आज में और अपनी वर्तमान स्थिति में लौट आते हैं। आप उन तयशुदा कदमों के बारे में सोचते हैं जो अपनाकर आप मिलने वाले मौकों का लाभ उठा सकेंगे और अपनी सीमाओं और बाधाओं से पार जा सकेंगे। रचनात्मक सोच का यही मूल इस्तेमाल होता है। आपकी समस्याओं का हल करना और दिमाग में ऐसे जानदार विचार लाना जिनका इस्तेमाल करके आप वे सारे लक्ष्य हासिल कर सकें जो आपके लिहाज से महत्वपूर्ण हो। एक में तीन दिमाग। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचने और उसे जीने का काम तीन अलग अलग दिमागों से करते हैं। एक आपका जागृत दिमाग है। आप इसका इस्तेमाल नई जानकारी हासिल करने, उसे ताजा तरीन ज्ञान के आधार पर तोलने, कीमत और उपयोगिता के आधार पर उसका मूल्यांकन करने और फिर यह तय करने में करते हैं कि उस पर आगे कुछ किया जाए या नहीं। यह वह दिमाग है जिससे आप अपनी जिंदगी का संचालन करते हैं। इसे अधिकांशतया वास्तविक दिमाग भी कहा जाता है। आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला दूसरा दिमाग है अवचेतन।
आपका अवचेतन एक बहुत बड़े डेटा बैंक की तरह ही है। इसमें आपकी जिंदगी भर की हर सोच, विचार, भावना और अनुभव दर्ज हो जाते हैं। इसे निजी दिमाग कहा जाता है। इसका काम आपके हर शब्द और हरकत को आपकी निजी अवधारणा के ही हिसाब से रखने का होता है। यह आपके ताजा व्यवहार, धारणाओं, भय और पूर्वग्रहों का भी कारक होता है। आपका अवचेतन किसी कारण को नहीं तलाशता, ये तो बस आपके आदेश का पालन करता है। आपका अवचेतन ही आपके शरीर के हर अंग के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। यह आपके नर्वस सिस्टम, दिल की धड़कन की गति, सांस, डाइजेशन, आधारभूत स्मृति आदि पर नियंत्रण रखता है। यह एक बड़े कंप्यूटर की तरह है, इतना ताकतवर और सदा हुआ कि प्रति सेकंड लाखों कमांड को प्रोसेस कर सकता है। साथ ही यह हर दिन चौबीसों घंटे आपकी अरबों कोशिकाओं में से प्रत्येक में मौजूद केमिकल के संतुलन को भी साध कर रखता है। आपका तीसरा दिमाग बेहद जागृत दिमाग होता है। यही दिमाग आपकी असीमित बुद्धिमत्ता से आपको सीधा जोड़ता है। इसमें सारा ज्ञान भरा होता है। यह आपको अपने द्वारा तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी हर सोच, हर जवाब को खोजने में मदद करेगा। यह दिमाग प्रेरणा, कल्पना, अंतर्दृष्टि और शक का स्रोत होता है। यह हर दिन चौबीसों घंटे काम करता रहता है और आपको किसी भी समस्या या सवाल का सही जवाब सही समय पर दे देगा। यह सहमतियों के तौर पर साफ लक्ष्यों, सुस्पष्ट मानसिक छवियों और स्पष्ट सकारात्मक निर्देशों से संचालित होता है। जब आप तीनों ही दिमागों का उनके लिए तय काम को करने के लिए संतुलित इस्तेमाल करेंगे, तो अपने लक्ष्य को अपनी कल्पना से पहले ही हासिल कर लेंगे। तीनों दिमागों का सही इस्तेमाल आपकी सोच और उससे आपकी जिंदगी को बदलने का आधार है। रचनात्मकता के उत्प्रेरक। रचनात्मकता के लिए प्रेरित करने वाली तीन प्रमुख बातें हैं। आप इनमें से प्रत्येक का अपने हर काम के लिए नियमित इस्तेमाल कर सकते हैं। वे है: पहला, दिल की गहराई से चाहा गया लक्ष्य। दूसरा, समस्याओं का दबाव। और तीसरा है विषय या समस्या पर केंद्रित सवाल। जब आप तीनों का ही इस्तेमाल करने लगते हैं, तो आपको खुद अपने पास आने वाले विचारों के अंबार पर हैरत होगी। दिमाग को हरकत में ला देने वाली इन तीनों बातों, लक्ष्य, समस्या और सवाल का इस्तेमाल करके आप अपने तीनों ही दिमागों को एक साथ सक्रिय कर देते हैं और आप एक औसत व्यक्ति से ज्यादा ऊंचे स्तर पर काम करने लगते हैं। दिल की गहराइयों से चाहे गए लक्ष्य। पहली बात तो बिल्कुल साफ है। दिल की गहराई से चाहे गए लक्ष्य। आपको यह पता होना ही चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। एक समय सीमा तय करें, इसे मापने योग्य बनाएं और इसे हासिल करने के लिए एक ऐसी योजना बनाएं जिस पर आप हर रोज काम कर सकें। आपके द्वारा चाहे गए लक्ष्य के बारे में आपकी साफ सोच और उसे हासिल करने के लिए लगने वाले विचारों की झड़ी के बीच सीधा संबंध है। अपने तीनों ही दिमागों में संतुलन साधकर और अपनी रचनात्मक ताकतों को सक्रिय करने का सबसे सशक्त तरीका हर सुबह अपने लक्ष्यों को वर्तमान काल में लिखना है। एक नोटबुक खरीद लें। हर सुबह अपने नियमित पाठन के बाद कुछ मिनट का वक्त निकालकर अपने लक्ष्यों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखिए। इस तरह से मानो वे मौजूद हो। उसके कुछ सेकंड बाद ऐसी कल्पना कीजिए मानो वे लक्ष्य हासिल कर लिए गए हों। अपने दिमाग में हर लक्ष्य को ऐसे देखें मानो उसे हासिल कर लिया गया हो। फिर मुस्कुराएं, आराम करें और उसे चले जाने दें। हर रोज सुबह अपने दिमागी लक्ष्यों को फिर से लिखना, उनको हासिल करने की कल्पना करना और फिर उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ चले जाने देना दरअसल आपके दिमाग में अपनी पसंद की चीजों को साकार करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इस पद्धति के साथ आप अपने लक्ष्य को ठीक उसी वक्त साकार करेंगे जब आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। अपने लक्ष्य को लिखकर और दोबारा लिखकर आप उनको अपने दिलो दिमाग में और अच्छे से पैठ बनाने का मौका दे देते हैं। एक निश्चित समय पर आप अपने बेहद जागृत दिमाग को सक्रिय कर देते हैं। उस वक्त आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं
जिनसे आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है। भावनाओं को भी जोड़ें। भावना ही मुख्य कुंजी है। किसी लक्ष्य के लिए आपके भीतर जितनी संभावनाएं ज्वार लेंगी, आप उतने ही तेजी से साकार उन्हें कर लेंगे। अपने लक्ष्य के बारे में अपने विचार को जब आप गहरी चाहत या रोमांच की भावना से जोड़ते हैं, तो आप अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ने पर मजबूर कर देते हैं। आपका दिमाग एकाएक सक्रिय हो जाएगा और लक्ष्य को हासिल करने के लिए विचारों की झड़ी लगा देगा। किसी बात को पाने के लिए आप जितने सकारात्मक, रोमांचित और उत्साहित होंगे, उतनी ही तेजी से आपका दिमाग उसे आपकी जिंदगी में साकार करने के लिए काम करने लगेगा। सोचिए कि अगर आपने लक्ष्य को हासिल कर लिया तो आपको कैसा लगेगा? गर्व, खुशी, राहत, उल्लास या अति उत्साहित? आप क्या महसूस करेंगे? भावना कोई सी भी हो, आपको आत्मविश्वास और खुशी के साथ उस भावना का उसी तरह से आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए जो आप उसके आपकी जिंदगी का हिस्सा होने पर महसूस करते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो सोचिए मानो आप वहां पहुंच गए हो, ठीक वैसी ही जिंदगी जी रहे हो जिसकी आपने कल्पना की थी। अपनी आंखों को बंद करें और खुशी, उल्लास और आंतरिक संतोष की भावना को महसूस कीजिए। जब आप अपने दिमाग में लक्ष्य की छवि को उस भावना के साथ जोड़ लेते हैं जो आपको उसे हासिल करने पर होगी, तो आप अपने दिमाग की उच्च स्तरीय शक्ति को सक्रिय कर देते हैं। आप अपनी रचनात्मकता को गति दे देते हैं। आपको ऐसी अंतर्दृष्टि और विचार हासिल होंगे जो आपके लक्ष्य को ज्यादा तेजी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकेंगे। समस्याओं को अवसर समझें। आपकी रचनात्मकता को जागृत करके आपके सकारात्मक दिमाग को सक्रिय करने वाला दूसरा तत्व है समस्याओं का दबाव। आप अपने दिमाग के लिहाज से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी करते हैं जब आप दबाव और बाधाओं का अनुभव कर रहे हो। जिंदगी की दुश्वारियों और न टाले जा सकने वाली समस्याओं का सामना करना ही आपको और ज्यादा मजबूत और होशियार बनाता है और आपके भीतर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बाहर निकाल लाता है। अधिकांश लोग समस्या की प्रकृति को ही नहीं समझ पाते। समस्याएं तो जिंदगी का एक सामान्य और अनिवार्य हिस्सा है। वे अवश्य भावी और अटल हैं। आप चाहे जितने प्रयास कर ले, समस्याएं तो आकर ही रहेंगी। इसलिए समस्याएं तो बिना बुलाए ही चली आती हैं। समस्या के केवल एक ही हिस्से पर आपका नियंत्रण हो सकता है और वो है समस्या पर आपकी प्रतिक्रिया। प्रभावी लोग समस्या का सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सामना करते हैं। इस तरह वे बता देते हैं कि उन्होंने जवाब देने के गुण को विकसित कर लिया है। जब कभी भी अनसोची और अनचाही समस्या आती है, तो उन्होंने माकूल जवाब देने की काबिलियत को विकसित कर लिया है। सभी किस्म की समस्याएं हमारे भीतर के सर्वश्रेष्ठ गुणों को बाहर निकाल लाती हैं। वे आपको मजबूत और कारगर बना देती हैं। आप पर दबाव जितना ज्यादा होगा, आप उसके हल को खोजने के लिए उतनी ही ज्यादा भावनाओं को दांव पर लगा देंगे और आप उतने ही ज्यादा रचनात्मक बन जाएंगे। हर बार जब आप किसी समस्या को रचनात्मक तरीके से हल करेंगे, तो आप ज्यादा होशियार और ज्यादा प्रभावी बनेंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने आप को और बड़ी और ज्यादा समस्या को हल करने के लायक बना लेंगे। कागज पर विचार करें। किसी भी समस्या को हल करने की अपनी काबिलियत में सुधार और रचनात्मकता को गति देने के लिए आपको कागज पर सोचना चाहिए। कुछ पल ठहर कर यह सोचिए, असल में समस्या है क्या? उसके बाद उत्तर इस तरह से लिख डालिए कि वह समस्या का भी खुलासा कर दे। फिर आप पूछ सकते हैं, और क्या समस्या है? आपको ऐसी समस्या के प्रति सजग रहना होगा जिसकी एक ही परिभाषा हो। गलत समस्या का हल आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एक समस्या को आप जितने अलग अलग तरीके से बता सकेंगे, वह उतने ही हल करने लायक हो जाती है। किसी भी तरह से आपको चाहे जो परेशानियां, बाधाएं, चुनौतियों और अन्य बातें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको लिखकर साफ तौर पर परिभाषित कीजिए। जैसा कि चिकित्सा शास्त्र में कहा जाता है, रोग की सही पहचान आधे इलाज के बराबर होती है। कई मर्तबा जब आप समस्या को परिभाषित करने का प्रयास करने लगते हैं,
तो आपको पता चलता है कि यह तो समस्याओं का पुलिंदा है, यानी कि यह एक ऐसी बड़ी समस्या है जो छोटी छोटी समस्याओं से घिरी हुई है। आपका वास्ता जितनी भी समस्याओं से पड़ेगा, वे इसी तरह से छोटी छोटी समस्याओं से बनी होंगी। अधिकांशतः मुश्किल परिस्थितियों में एक बड़ी समस्या को छोटी छोटी समस्याओं से पहले हल करने की जरूरत होती है। इस तरह की परिस्थिति में सबसे अच्छा यही होगा कि आप पहले मुख्य समस्या को परिभाषित करें और फिर उसके अलग अलग हिस्सों को अलग से एक एक करके परिभाषित करें। आप उस मुख्य समस्या को पहचानें जिसे पहले हल किया जाना चाहिए, और फिर क्रमवार छोटी समस्याओं का निपटारा कीजिए। कई बार तो समस्या के एक हिस्से का हल ही समस्या के दूसरे पहलू को भी सुलझा देता है। लक्ष्य तो एक समस्या भर है। एक ऐसा लक्ष्य जिसे आपने अभी हासिल नहीं किया है महज एक समस्या है जिसे आपने हल नहीं किया है। इसलिए कामयाबी को समस्याओं को हल करने का गुण कहा जा सकता है। अगर आप अपने सोच के मुताबिक पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो यह एक अनसुलझी समस्या है। अगर आप अपने द्वारा चाहे गए स्वस्थ और फिटनेस के स्तर को हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो यह महज एक समस्या है जिसे आपको हल करना चाहिए। आपके और आपके लक्ष्य के बीच में खड़ी बाधा महज एक समस्या है जिसका समाधान खोजा जाना है। आपको आगे बढ़ने से जो भी बात रोक रही हो वह भी एक समस्या है जिसे समाधान की तलाश है। हर मामले में समस्या को अपने पर हावी होने देने की बजाय आपका काम खुद उस पर हावी हो जाने का है। आपके काम का ब्यौरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, तो आप अपनी ताजा नौकरी और कामकाज का ब्यौरा देंगे। लेकिन आपके काम के साथ चाहे कोई भी पदनाम जुड़ा हो, मूल तौर पर तो आप समस्याओं का हल करने वाले ही हैं। आप दिन भर यही काम करते रहते हैं। आपकी यही काबिलियत आपको मूल्यवान बनाती है। आप समस्याओं को सुलझाने वाले एक पेशेवर हैं। आपके करियर में आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर है कि आप कितने प्रभावशाली तरीकों से समस्याओं को सुलझाकर अपने काम के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करते हैं। अपने काम की समस्याओं के बारे में कभी शिकायत मत कीजिए। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वहां पर अगर कोई समस्या नहीं होगी तो आपकी नौकरी भी नहीं होगी। जब आप अपने काम के दौरान आने वाली समस्याओं को हल नहीं कर पाते तो उनकी जगह दूसरे ज्यादा काबिल लोगों की नियुक्ति कर दी जाती है। आज के बाद अपने आप को समस्याओं का हल करने वाले के तौर पर देखिए। विषय पर केंद्रित सवाल। अपनी रचनात्मकता को सक्रिय करने का तीसरा तरीका विषय पर केंद्रित सवाल पूछना है। सधे हुए शब्दों से सजे, एकाग्रचित, उकसाने वाले, चुनौती देने वाले सवाल आपके दिमाग को सक्रिय करेंगे, आपकी सोच को गति देते हैं। सर्वश्रेष्ठ सलाहकार आमतौर पर खुद को अपमान करने वाला करार देते हैं। वे जवाब नहीं देते बल्कि अपने ग्राहक से ही कठिन सवाल पूछने के बाद जवाब भी दिलवा देते हैं। अपनी रचनात्मकता को हासिल करने के लिए आपको अपने आप से कुछ कठिन सवाल पूछने होंगे और फिर आपको ही अपने जवाबों के बारे में प्रश्न करने होंगे। शून्य आधारित सोच याद है? अपने आप से पूछते रहिए, अगर मैं यह काम नहीं करता होता तो क्या मैं आज ताजा जानकारी के परिप्रेक्ष्य में इसे दोबारा शुरू करना चाहता? जब आप अब तक हासिल ज्ञान और अनुभव के बाद अपनी जिंदगी के पहलुओं पर इसी तरह के सवाल उठाते हो, मानो आपको उन्हें दोबारा करने का मौका मिल गया हो, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आप कितने रचनात्मक हो गए। हमेशा आपकी सबसे बड़ी समस्या का हल उस काम को छोड़ ही देना होता है। अगर यह काम नहीं कर रहा तो कई बार समझदारी इसी में होती है कि आप अपनाए जा रहे तरीकों को छोड़ दीजिए। हमेशा पूछिए, इस समस्या का सबसे आसान और सबसे सीधा हल क्या है? स्पष्टता ही सब कुछ है। अपनी रचनात्मकता को सक्रिय करने के लिए आप कुछ अतिरिक्त सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सवाल का बिल्कुल ही स्पष्ट जवाब देने का प्रयास कीजिए। जब कभी भी किसी लक्ष्य या किसी परिणाम को हासिल करने में आप हताशा महसूस करने लगें तो अपने आप से पूछिए, मैं इसे किस तरह से करने का प्रयास कर रहा हूँ और क्या इससे बेहतर तरीका भी हो सकता है। अपने ताजा तौर तरीकों को लेकर
किसी किस्म की खुश फहमी मत रखिए। आपकी मान्यताएं क्या है, आपकी प्रत्यक्ष धारणा क्या है और सुप्त धारणाएं क्या है। आपकी वो कौन सी धारणाएं हैं जो आपकी राय में सही है, लेकिन अगर गलत हुई तो आपकी पूरी सोच ही बदल जाएगी। एलेक्स मैकेंजी ने लिखा भी है, हर नाकामी की जड़ में पथ भ्रष्ट धारणाएं ही होती हैं। असली समस्या। मैं ज्यादातर ऐसी कंपनियों के साथ काम करता हूं जो नए उत्पाद या नई सेवा को लॉन्च करने चाहते हैं और उन्हें बाजार में दिक्कत आ रही है। जब हम उनके कारोबार में आ रही दिक्कतों की चर्चा करते हैं तो आमतौर पर वे विज्ञापन, तरक्की, लोग, बिक्री, वितरण, डिलीवरी और सेवा में ढेर सारी दिक्कतों की लंबी चौड़ी सूची मुझे थमा देते हैं। हालांकि हमेशा मुख्य समस्या यही होती है कि उनकी बिक्री ज्यादा नहीं है। मैं फिर उनसे 3 सवाल पूछता हूँ। ये सवाल आप किसी भी बाजार के किसी भी संभावित उत्पाद या सेवा के बारे में पूछ सकते हैं। पहला सवाल होता है, क्या वहां बाजार मौजूद है? क्या वहां ऐसे लोग हैं जो उनकी सेवा या उत्पाद को वहां पर मौजूद प्रतिद्वंदी की सेवा या उत्पाद के बदले में खरीदेंगे? कई लोग इस बात को जाने बगैर ही कारोबार को आरंभ कर देते हैं कि किसी और की सेवाओं से संतुष्ट उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करना कितना मुश्किल काम है। अगर आपकी कंपनी का जवाब होता है हाँ, निश्चित ही हमारे उत्पादों के लिए वहां पर बाजार उपलब्ध है, वहां पर ऐसे लोग हैं जो हमसे हमारा उत्पाद खरीदने के लिए उत्सुक हैं और उसे खरीदना चाहते हैं, तब मेरा अगला सवाल होता है, क्या बाजार काफी बड़ा है? कई बार उत्पाद या सेवा बहुत अच्छी, उपयोगी और वाकई बेहतरीन होती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उस पर ज्यादा वक्त, ऊर्जा या पैसा निवेश करें। आपके पैसे के इस्तेमाल के लिए और भी बेहतर विकल्प मौजूद हैं। क्यों डूबती हैं कंपनियां? कई लोग दिवालिया हो जाते हैं, खास तौर पर कारोबार में ज्यादा जोखिम मोल लेने वाले, क्योंकि बिक्री के लिहाज से बाजार उतना बड़ा होता नहीं और जितना निवेश वे जिस नए उत्पाद या सेवा के लिए कर रहे हैं, दरअसल उसकी तो जरूरत ही नहीं होती। हर निवेश की उसी वक्त मौजूद निवेश के अन्य क्षेत्रों से भी तुलना किए जाने की जरूरत है। आपको अपने पैसे और समय के निवेश के लिए बेहतर विकल्प मिल सकता है। यही सिद्धांत आपके निजी जीवन पर भी लागू होता है। आपको अपने आप पर ऐसे निवेश करना है कि आपके द्वारा लगाई जा रही ऊर्जा पर ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। आप खुद अपना सबसे बेशकीमती संसाधन है और आपको इन संसाधनों को निवेश वहीं पर करना चाहिए जहां पर आपको ज्यादा लाभ मिल सके। मेरे द्वारा अपने ग्राहकों से पूछे जाने वाला तीसरा सवाल है, अगर बाजार मौजूद है, बाजार का आकार भी बड़ा है, तो क्या बाजार ऐसे दायरे में है कि आप विज्ञापन और काफी कम खर्च में अपना उत्पाद बेच सके? यही अंतिम सवाल कई बार किसी नए उत्पाद की सोच को पूरी तरह से डुबो देता है। हाँ, बाजार मौजूद है। हाँ, बाजार काफी बड़ा है, लेकिन वह इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है कि वहां पर कारगर तरीके से किसी चीज को बेच पाना बहुत मुश्किल है। बाधाओं पर विचार करें। सकारात्मक हलों को खोजने का एक अच्छा उपाय है बाधाओं का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। यह सिद्धांत कहता है कि हर प्रक्रिया या गतिविधियों की श्रृंखला में एक सीमा तय करने वाला तत्व होता है। ऐसी बाधाएं या अड़चनें होती हैं जो आपके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति का निर्धारण करती हैं। अपने आसपास के माहौल में आपकी राह में बनने वाली बाधाओं को पहचान लेने से ही कई बार नई सोच और ऐसी अंतर्दृष्टि मिल जाती है जो आपको उससे उभरने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका लक्ष्य अगले 5 या 3 साल में अपनी आय को दोगुना करने का है। आप इस लक्ष्य को हासिल करने की राह में आने वाली बाधाओं को जानने के लिए यह सवाल पूछ सकते हैं, मेरी आय इसी वक्त दुगनी क्यों नहीं है? अपने प्रयासों में ईमानदार रहें। अपने आप से ये चुभने वाला सवाल पूछें, आप अभी ही अपनी ताजा कमाई से दोगुनी कमाई क्यों हासिल नहीं कर रहे हैं? कौन सी चीज आपको ऐसी करने से रोक रही है? आपको रोकने वाली सभी बातों में से वह कौन सी प्रमुख बात है जो कि यह तय करेगी कि आप अपने लक्ष्य तक कितनी तेजी से पहुंचते हैं? 80-20 का नियम लागू करें। अगर एक खास तरीका लगाया जाए तो 80-20 का नियम बाधाओं के मामले में लागू होता है। इस मामले में यह नियम कहता है
कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोकने वाली 80% बाधाएं तो आपके भीतर ही छिपी हुई हैं। वे आपके भीतर समाई हुई है, आपके आसपास के वातावरण में नहीं। आपको आगे बढ़ने से रोकने वाली महज 20% बातें ही आपकी बाहरी दुनिया की है। यह खोज अनेक लोगों के लिए सदमे की तरह होती है। बहुत ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि परिस्थितियां और उनके आसपास मौजूद लोग ही उनके लिए सबसे ज्यादा समस्याएं खड़ी करते हैं, लेकिन यह आमतौर पर गलत ही होता है। आपके आगे नहीं बढ़ पाने का कारण आपके कौशल, काबिलियत और गुणों की कमी ही है। अपनी आय को दोगुना करें। मान लीजिए कि आप बिक्री से जुड़े हैं। आप जल्दबाजी में नहीं तो अगले 3 से 5 साल में अपनी आय को दोगुना करना चाहते हैं। सबसे पहले परेशानियों का सबब होगा आपको उत्पाद या सेवा की बिक्री के लिए मिला बड़े लक्ष्य। अगर आप इस समस्या को हल कर लेते हैं तो आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। एक बार आपने अपनी राह की मुख्य बाधा को पहचान लिया तो फिर आप अपने आप से सवाल कीजिए, उसके पीछे की मुख्य बाधा क्या है। आपकी अगली बाधा बिक्री की संभावनाओं को तलाशना हो सकती है। अगर आप बिक्री की संभावनाओं से भरे पर्याप्त लोगों से संपर्क साधते हैं तो आपकी बिक्री दोगुना और उसके साथ कमाई भी दोगुना हो सकती है। फिर उसके बाद आप उसकी सीमा आ जाने पर यह पूछ सकते हैं कि किस बाधा के कारण आप इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके भीतर लोगों से संपर्क साधने की सीमा हो और यह आपके भीतर की कमी है, बाजार की नहीं। अपने आसपास देखें। यह जानने के लिए कि आपकी राह में आ रही बाधा भीतरी है या बाहरी, अपने आसपास देखें कि क्या दूसरे लोग उन लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। क्या कोई और आप ही की तरह उसी बाजार में उसी उत्पाद को बेचकर आपसे दुगना कमा रहा है। अगर कोई पहले से ही ऐसा कर रहा है तो जान लीजिए कि आपके राह की बाधा आपके भीतर ही है, बाहर नहीं। यह आपके भीतर ही कहीं छुपी है। यह किसी खास कौशल या गुण की कमी है जिससे आपको पार पाना ही होगा। कहा गया है, जब इंसान अपने आप से लड़ता है तो ही वह किसी काबिल बन पाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा अपने आप से ही यह सवाल पूछता है कि आखिर वो क्या बात है जो मुझे रोक रही है। श्रेष्ठ लोग हमेशा पहले अपने अंदर झांक कर देखते हैं। यह संभव है कि आपकी तरक्की की राह में कोई बाहरी बाधा भी हो सकती है, लेकिन आपको शुरुआत तो अपने से ही करनी चाहिए। संभावना इसी बात की है कि अपने भीतर ही आपको कोई खामी मिल जाएगी। खुद को जगाते रहें। जब आप इन बातों को दोहराते रहेंगे तो आप अपनी रचनात्मक काबिलियत को उत्तेजित करके अपने दिमाग की बत्तियों को जला लेंगे। मानो किसी अंधेरे कमरे में स्विच की मदद से धीरे धीरे किसी बत्तियों की रोशनी को बढ़ा रहे हो। जब आप ऐसे स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं जिनको हासिल करने की आपके भीतर भारी ललक हो तो आप अपने रचनात्मक दिमाग को सक्रिय कर देते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को समस्याओं के साथ मिला देते हैं, स्पष्ट परिभाषा के साथ, आप और अधिक विचारों को उत्पन्न करते हैं। जब आप लगातार ऐसे सवाल पूछते रहते हैं जो कि विषय विशेष पर केंद्रित हो तो आप हर परिस्थिति के लिए ज्यादा और बेहतर संभावनाओं को देखने लग जाते हैं। और जब आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने या किसी समस्या को हल करने की राह की अड़चनों को पहचान लेते हैं तो आप एक कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह काम करने लगते हैं। आप अपने आप को कामयाबी और महान उपलब्धियों की दमकती सड़क पर पाते हैं। अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें। इंग्लैंड के चार्ल्स हैंडी और हार्वर्ड के हार्वर्ड गार्नर के रिसर्च के अनुसार आपके पास 10 तरह की बुद्धिमत्ता होती है। स्कूल के दिनों में आपका मूल्यांकन शाब्दिक और गणितीय गुणों के आधार पर होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों के रिसर्च से यह पता चला है कि आपके पास अनेक प्रकार की दिमागी ताकतें होती हैं, जिनमें से किसी में भी आप विद्वान हो सकते हैं। ये सभी मिलकर आपको कई हैरत अंगेज उपलब्धियां हासिल करने में मदद कर सकती है। आपका पहला प्रयास अपनी बुद्धिमत्ता के सबसे सकारात्मक पहलू को पहचानना है। फिर आप उसी बुद्धि का इस्तेमाल अपने द्वारा तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए करें। बोलने की समझ। आपकी दिमागी काबिलियत का पहला सबूत है आपकी वाक्पटुता। यह आपकी संभाषण कला और भाषा पर पकड़ की घोतिक होती है। किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां आपको लोगों से संवाद साधना पड़ता हो,
भाषा की समझ और उस पर पकड़ का काफी महत्व होता है। हर समाज में आपकी वाक्पटुता और आपकी कमाई के बीच सीधा संबंध होता है। आप केवल ज्यादा शब्दों को जानकर और उनके इस्तेमाल को सीखकर अपनी कामयाबी और तरक्की की दर को बढ़ा सकते हैं। हर शब्द दरअसल आपके विचारों को व्यक्त करने का एक जरिया ही है। जितने ज्यादा शब्द आप जान और समझ लेंगे, उतने ही ज्यादा परिपक्व और जटिल सोच विचार कर सकेंगे। आपके शब्दों का भंडार जितना ज्यादा होगा, लोग उतना ही ज्यादा सम्मान देकर आपकी बातों को सुनेंगे। यही वजह है कि समझदारी के मूल्यांकन में भाषा पर पकड़ को काफी महत्व दिया जाता है। गणितीय समझ। किसी भी व्यक्ति की बुद्धिमानी को मापने का दूसरा तरीका उसकी गणितीय समझ है। यह आपकी अंकों के साथ बाजीगरी करने, जोड़ने, घटाने, भाग देने, गुणा करने जैसे गुणों की काबिलियत है। कारोबार में यह आपकी आर्थिक मसौदे को पढ़ने और उस लिहाज से आर्थिक सोच विकसित करने की समझ है। कीमतों, लागत, खर्च और आर्थिक अनुपात पर आपकी पकड़ जितनी अच्छी होगी, आपके फैसले उतने ही बेहतर होंगे और आप उतने ही ज्यादा मूल्यवान हो जाएंगे। कई लोगों को यह महसूस होता है कि वे आंकड़ों के मामले में कमजोर हैं। इसी वजह से वे ऐसे क्षेत्र से बचते हैं जहां कामयाबी के लिए आर्थिक पेचीदगियों का जानकार होना जरूरी है। अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं, तो फिर ऐसी सोच आपके लिए घातक साबित हो सकती है। सौभाग्यवश आप थोड़े से अध्ययन और प्रयासों के जरिए अपने काम से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझ सकते हैं। परिणाम यह होगा कि आप अपनी बाकी कारोबारी जिंदगी में ज्यादा बेहतर फैसले लेने के लिहाज से ज्यादा कारगर और काबिल हो जाएंगे। शारीरिक बेहतरी। दूसरों की तुलना में आपको बेहतर साबित करने वाली तीसरी बात है शारीरिक बेहतरी। किसी किस्म की बेहतर स्थिति आमतौर पर खिलाड़ियों की होती है, जो टाइमिंग, चपलता के समन्वय और अपनी शारीरिक ताकत के बूते अपने लक्ष्य को हासिल करने की काबिलियत रखते हैं। स्कूल में बोलने की कला और गणितीय समझ में नाकाम बच्चे हो सकता है एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो, भले ही उसका यह गुण उसके रिपोर्ट कार्ड में दिखाई ना दे। कई लोग बेवजह अपने बारे में यह गलतफहमी पाल के रखते हैं कि वे खेलों या किसी शारीरिक गतिविधि के लिहाज से फिट नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि सही निर्देशों और अभ्यास के सहारे आप भी विविध किस्म के खेलों जैसे तैराकी, स्केटिंग या स्कीइंग में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह केवल आपकी दिली ख्वाहिश पर निर्भर करता है। आपके पास आपके द्वारा इस्तेमाल की गई शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा ताकत है। सुरों की समझ। आपकी दिमागी परिपक्वता को दिखाने वाला चौथा गुण आपकी सुरों की समझ हो सकता है। मोजार्ट या बेथोवन जैसी शख्सियतें हो सकती हैं कि पढ़ाई में या खेल कूद में कमजोर रही हो, लेकिन उनकी संगीत रचनाएं जो अजर अमर है। आज के किसी शीर्ष संगीतकारों और लोकप्रिय गायकों की स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन भले ही काफी कमजोर रहा हो, लेकिन उनके पास संगीत को रचने और उसे अभिव्यक्त करने की गजब की ताकत है। वे संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रदर्शन की काबिलियत रखते हैं। कल्पना को साकार करने की ताकत। आपकी दिमागी ताकत को दर्शाने वाला पांचवा गुण है आपकी कल्पना को साकार करने की ताकत। यह आकारों, आकृतियों और ढांचों को देखने और बनाने का कौशल होता है। एक वास्तुविद, एक इंजीनियर, एक पेंटर या एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कल्पना को साकार करने में इस गुण से परिपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, एक वास्तुविद सबसे पहले दिमाग में किसी भवन के बारे में कल्पना करता है, फिर उसको कागज पर उतारता है। इन खूबसूरत कल्पनाओं को फिर गणितीय समझ वाला निर्माण के लिहाज से सही आकार, प्रकार और आयाम देता है। इसी गुण का इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी में किसी लक्ष्य की कल्पना और उसे साकार करते समय करते हैं। यह दिमाग का एक ऐसा गुण है जिसे आप अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। आपकी व्यवहार की कुशलता। लोगों के साथ आपसी व्यवहार की कुशलता आपके दिमाग की ताकत को बताने वाला छठा गुण है। जहां तक अमेरिका की बात है, तो आजकल सबसे ज्यादा पैसे इसी गुण के लिए दिए जाते हैं। यह दरअसल आपको लोगों के साथ मिलने, संवाद साधने, मोल भाव करने, प्रभावित करने और उन्हें मना लेने का गुण है। इसमें आपके विचारों, भावनाओं और प्रेरणा के अलावा सामने वाले व्यक्ति की आकांक्षाओं का भी बड़ा महत्व होता है। बहुत अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति से
दूसरों से मिलकर काम करवा लेने का गुण होता है। कामयाब मैनेजर, टीम लीडर और यहाँ तक कि सेना के अफसरों में भी अपने मातहतों से कुशल संवाद साधने की व्यवहार कुशलता कूट-कूट से भरी होती है। परिणाम यह होता है कि उनके साथ जुड़े लोग किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। सेल्स लाइन में सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं को दिया जाता है जो लोगों को अपने उत्पाद या सेवा को लेने के लिए मना लेते हैं। सबसे कामयाब उद्योगपति, सलाहकार और पेशेवर लोग इस गुण का बखूबी प्रदर्शन करते हैं। किसी राजनीतिज्ञ के लिए तो यही एक गुण कामयाबी के लिहाज से सबसे ज्यादा होता है और सबसे जरूरी होता है। हो सकता है कि आपके पास यही गुण सबसे ज्यादा हो। व्यक्तिगत समझदारी। आपकी समझदारी का यह सातवां गुण जो आपको अपने बारे में ही बताता है। यह आपको बता देता है कि आप क्या हैं और क्या नहीं। यही आपको बता देता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। आप अपने लिए लक्ष्य तय करने और फिर उसे हासिल करने के लिए योजना बनाने की काबिलियत भी रखते हैं। ऊंचे दर्जे के व्यक्तिगत समझदारी रखने वाले लोग खुद की समीक्षा अच्छी तरह से कर लेते हैं। वे अपनी ही सोच और भावनाओं पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अपने आप को बेहतर तरीके से समझने के कारण वे दूसरों के साथ व्यवहार को भी बखूबी निभा लेते हैं। निरंतर विचार और आत्मविवेचन के साथ आपकी अपने बारे में जागरूकता जितनी ज्यादा होगी, आपकी अपने बारे में समझ भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। आप जितनी अच्छी तरह से खुद को और इस बात को समझ लेंगे कि आप क्यों इस तरह से सोचते और महसूस करते हैं, उतना ही आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे। जितना आप खुद को मूल्यवान और किसी काबिल समझने लगेंगे, उतना ही आप अपने आप को पसंद कर सम्मान देने लगेंगे। और जितना ज्यादा आप अपने आप को पसंद करेंगे, उतना ही ज्यादा आप दूसरों को भी पसंद करने लगेंगे और वो भी आपको पसंद करने लगेंगे। एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी के लिए व्यक्तिगत समझदारी महत्वपूर्ण है। आप भी इसे अभ्यास के सहारे विकसित कर सकते हैं। कारोबारी समझ। आपकी दिमागी ताकत का आठवां गुण है कारोबारी समझ। यह आपके बाजार की संभावनाओं को समझने और संसाधनों का इस्तेमाल करके उसमें लाभ के लिए उत्पाद और सेवाओं को तैयार करने का गुण है। आज हमारे समाज में इस समझदारी के लिए सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है। तरक्की कर रहे सभी कामयाब कारोबारों और उद्योगों का यही आधार है। अपने बलबूते लखपति बने अधिकांश और अपने बलबूते अरबपति बने अनेक लोग दरअसल इसी एक गुण के कारण आज कामयाब हैं। उन्होंने शुरुआत तो खाली हाथ से की, लेकिन बाजार के मौकों को उन्होंने अपनी कारोबारी समझ के इस्तेमाल के साथ बखूबी भुनाया। बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लॉन्च की ताकि पर्सनल कंप्यूटर की तेजी से उभरते हुए बाजार के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाए। माइकल डेल ने अपने कॉलेज के जरा से कमरे में कंप्यूटरों की असेंबली का काम शुरू किया। उन्होंने विलक्षण कारोबारी समझ का परिचय दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आसानी के समझ लेने का गुण। आपकी समझदारी का नौवां प्रमाण आपको किसी बात को आसानी से समझ लेने का गुण है। इस काबिलियत की बदौलत आप किसी भी परिस्थिति के सही या गलत होने या लोगों को समझने में दूसरों से ज्यादा तेज होते हैं। आपके भीतर आपके द्वारा हासिल शिक्षा और तर्क शक्ति से कहीं ज्यादा सोचने और समझने का गुण होता है। कई लोग सामने वाले व्यक्ति को एक नजर में पहचान लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वे किसी व्यक्ति से मुलाकात या उसकी आवाज को सुनकर चंद सेकंडों में ही उसे पूरी तरह भाप जाते हैं। आमतौर पर महिलाओं में यह समझ पुरुषों से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन जब पुरुषों और महिलाओं का टेस्ट लिया जाता है, उन्हें इसी समझ से संबंधित सवाल दिए जाते हैं, तो दोनों का प्रदर्शन लगभग एक सा होता है। फिर क्यों महिलाओं को इस बात में बेहतर माना जाता है? इसका कारण है महिलाएं अपने भीतर की इस आवाज को पुरुषों की तुलना में ज्यादा ध्यान से सुनकर उस पर यकीन भी करती हैं। सौभाग्य से किसी बात को एक नजर में ताड़ लेने का गुण आप में जन्मजात होता है। इसे इस्तेमाल करके और ज्यादा कारगर बनाया जा सकता है। आप अपने दिलो दिमाग की इस आवाज को जितना ध्यान से सुनते, उस पर जितना ज्यादा यकीन करेंगे, यह उतना ही तेज और सटीक बनती जाएगी। आप अपने इस गुण का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, यह निखर कर आपको उतने ही बेहतर जवाब देगा। लेखिका जैन पॉन्डर ने कहा भी है, पुरुष और महिलाएं तब महान बन जाते हैं जब वे अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं। कल्पना के सहारे मर्म समझ लेना। आपकी दिमागी ताकत का 10वां
पैमाना होता है आपकी वैचारिक क्षमता या किसी बात का मर्म समझने का गुण। इस किस्म की समझ महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन में थी, जिन्होंने खुद को प्रकाश की एक किरण पर सवार देखा और इस वजह से सापेक्षता का सिद्धांत दे सके। इस एक सिद्धांत ने समूचे भौतिक विज्ञान को ही बदल कर रख दिया। साइंटिस्ट एफ एल केकुले ने एक बार एक सांप को कुंडली मारकर अपनी ही पूंछ को पकड़ते देखा। उन्हें एकाएक बेंजीन के रासायनिक ढांचे का राज समझ में आ गया और यह सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक रही। हमारी जिंदगी में कई बार एकाएक हमारे दिलो दिमाग में कोई ऐसा विचार या चित्र आता है जो कुछ अन्य बातों के साथ मिलकर कुछ नई बात ही बता जाता है। यह कोई नई व्यापारिक सोच भी हो सकती है, जैसा कि रे क्रोक के साथ हुआ था जब उन्होंने सैन बर्नार्डिनो के मैकडॉनल्ड भाइयों को बड़े पैमाने पर हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज बनाते हुए देखा। उसी सोच को आधार बनाकर उन्होंने बाद में मैकडॉनल्ड कॉरपोरेशन की 30,000 इकाइयों को शुरू किया। दिमागी काबिलियतें ही आपको खास बनाती हैं। आपके दिमाग की विभिन्न काबिलियतें मिलकर ही आपको प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाती हैं और इस दुनिया में आज तक हुए तमाम लोगों में से कुछ अलग भी। अपने बारे में इस तरह से सोचिए, 10 किस्म की दिमागी काबिलियतें 0 से 9 तक के अंकों की तरह है। आप किसी भी बड़े शहर को ले लीजिए, आप पाएंगे कि वहां हजारों लोग अलग अलग टेलीफोन नंबरों के साथ रहते हैं, भले ही सारे नंबर में उनके क्षेत्र का कोड शामिल हो और वे सभी एक तय अंक के ही हों। 10 दिमागी काबिलियतों के आधार पर अगर आप अपने आप को 1 से लेकर 9 तक के अंक देंगे तो आपका भी एक खास नंबर तैयार हो जाएगा जो आपके दिमाग का खाका ही पेश कर देगा। विभिन्न दिमागी काबिलियतों का यह नंबर एक तरह से आपकी निजी बुद्धिमानी का टेलीफोन नंबर ही है। आपका यही दिमागी कोड नंबर आपको किसी भी अन्य व्यक्ति से अलग बना देता है। डीएनए की ही तरह किसी और के आपके जितना बुद्धिमान होने का संभावना अरबों में से एक है। अपने अभूतपूर्व दिमाग का इस्तेमाल। विभिन्न मामलों में अपनी दिमागी ताकत के इस्तेमाल के गजब के मिश्रण को विकसित करके और उसकी खोजबीन के साथ आप बेहद उच्च स्तरीय प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी बुद्धिमानी का पता लगाकर उसके हर एक पहलू को ग्रेडिंग करनी चाहिए। इसके बाद आपको अपनी बुद्धिमानी से जुड़े उन पहलुओं का पता लगाना है जिसके इस्तेमाल में आपको मजा आता है, जिसे आपने गुजरे वक्त में सबसे ज्यादा खूबी के साथ इस्तेमाल किया। अंत में अपने आसपास देखिए और सोचिए कि आप किस तरह का काम करना चाहेंगे जो आपको विभिन्न कामों में दिमागी कौशल के मिश्रण के लिहाज से बिल्कुल ठीक हो। इन सब से उठकर आपको खुद को और अपनी दिमागी ताकत को ज्यादा सम्मान देना होगा। मनोवैज्ञानिक अब्राहिम मैस्लो का अनुमान है कि केवल 2% वयस्क ही वो काम कर रहे हैं जो उनको अपनी खास दिमागी काबिलियत के कारण करना चाहिए। इसलिए आपको दिमाग के इस्तेमाल से किसी भी बाधा को पार करने या अपने द्वारा तय किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की काबिलियत में ज्यादा विश्वास विकसित करना चाहिए। सीखने के 3 तरीके। आप 3 तरह से सीखते हैं, आवाज से, देखकर और काम करके। आप सुनकर सीख सकते हैं, देखकर सीख सकते हैं या महसूस करके और किसी गतिविधि से सीख सकते हैं। सीखने के लिए हर व्यक्ति इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के सीखने के तरीकों को लेकर प्राथमिकताएं अलग होती हैं। देखकर सीखने वाले, ये लोग हर चीज को अपने सामने होते देखना पसंद करते हैं। वे सूचना और जानकारी का विश्लेषण अपनी आंखों से करते हैं। उनकी देखने की क्षमता गजब की होती है और वे अपने दोस्तों और कारोबारों से जुड़े लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलना पसंद करते हैं। अगर आप उनको कोई जानकारी मौखिक देना चाहते हैं तो उनका सवाल होता है, क्या यह तुम्हारे पास लिखित में नहीं है? वे काफी पढ़ने वाले होते हैं। जब आप किसी किताब या किसी मैगजीन का हवाला देंगे तो वे उसे खुद देखना चाहेंगे। वे फोटो खींचना पसंद करते हैं और किसी बात के बारे में बात करने की बजाय उसे देखना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी आबादी के 50% लोग इसी तरह के होते हैं। सुनकर सीखने वाले, सुनकर सीखने वाले अच्छे श्रोता होते हैं। वे दूसरों के शिक्षाप्रद कार्यक्रम, ऑडियो बुक्स, संगीत, लेक्चर, भाषण और सेमिनारों को सुनकर सीखना पसंद करते हैं। वे वार्तालाप में सुनने में ज्यादा यकीन रखते हैं।
और हर नई सोच या विचार के बारे में विस्तार से सुनने को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप उनको एक लिखित रिपोर्ट देंगे तो वे पूछेंगे, इसमें क्या कहा गया है। इस तरह के लोग अक्सर यह कहते हुए मिल जाएंगे, सुनने में अच्छा लग रहा है, तुम जो कह रहे हो उसे मैं सुन रहा हूं, या यह तो सुनने में ही कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वे संगीत के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और आला दर्जे के स्टीरियो संगीत, सीडी, कंसर्ट या मीठी आवाजें सुनना पसंद करते हैं। हमारी आबादी के 40% लोग इसी तरह के होते हैं। करके सीखने वाले। सीखने के तीसरे तरीके को अंग्रेजी में कैनेस्थेटिक्स कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी काम को करके या स्पर्श से सीखना। ये लोग एक जगह पर ज्यादा देर आराम से बैठ नहीं सकते। वे हर वक्त कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। इसके लिए कई बार तो वे लिखित या सुने गए निर्देशों तक की अनदेखी कर देते हैं। आप कारपेंटरी, मैकेनिक्स, निर्माण जैसे कामों में ऐसे लोगों को ज्यादा पाएंगे। यहाँ तक कि कार और ट्रक ड्राइवरों में यह गुण पाया जाता है। एथलीटों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। आप वाकई अतुलनीय हैं। आपका सीखने और इस दुनिया का सामना करने का तरीका क्या है? आप तभी खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे जब आपकी बाहरी हरकतें आपके दिलो दिमाग में छिपे आपके असली व्यक्तित्व के अनुकूल होंगी। जब आप अपने दिमाग की खास काबिलियतों के साथ सीखने के अपने तरीके को प्राथमिकता के साथ अपना लेते हैं, तो आप काबिलियत और बुद्धिमानी का ऐसा संगम तैयार कर लेते हैं जो कि आपके लिए जिंदगी में कुछ असाधारण उपलब्धियों को हासिल करने में मददगार साबित होंगे। दिमाग के दरवाजे खोलना। अपनी दिमागी ताकत के ज्यादा इस्तेमाल और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए विचारों के सर्जन के दो शक्तिशाली तरीके होते हैं। इन तरीकों को विचार मंथन और बुद्धि मंथन कहा जाता है। पहले तरीके से आप व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा सशक्त होंगे, तो दूसरा तरीका आपको दूसरे के दिमाग में झांक कर देख लेने की ताकत दे देगा। इन्हीं तरीकों ने कई लोगों को अपने दम पर ही लखपति बना दिया है। आप इनको किसी भी समय और कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नए विचारों के लिए मंथन। विचार मंथन को अक्सर 20 विचारों वाला तरीका भी कहा जाता है। यह नए विचारों को तैयार करने का एक ऐसा शक्तिशाली जरिया है कि जब आप इसे अपना लेते हैं तो आपकी समूची जिंदगी ही बदल जाती है। मैंने दुनिया भर में हजारों लाखों लोगों को यह तरीका सिखाया है। इसे इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इसे लागू करते ही अपनी जिंदगी के हर पहलू में सुधार ही लाता है। तरीका बहुत आसान है। इसके इतना शक्तिशाली होने की शायद यही वजह है। आपको बस एक कोरा कागज लेना है। उस कागज के ऊपर अपनी एक ताजा समस्या या लक्ष्य को एक सवाल की शक्ल में लिखें। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है अगले 2 साल में अपनी आय को दोगुना करना। इस लक्ष्य के बारे में अपने सवाल को जितना हो सके स्पष्ट और सीमित रखें। आपका सवाल जितना सटीक होगा, आपका दिमाग उस पर उतने ही बेहतरीन तरीके से एकाग्र हो सकेगा। साथ ही इससे आपको उसका उतना ही बेहतर जवाब खोजने में आसानी होगी। इसलिए मैं कैसे ज्यादा पैसे बना सकता हूँ लिखने की बजाय लिखें, अगले 24 माह में अपनी आय को दुगना करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। याद रखिए कि आपको यह सवाल कागज पर सबसे ऊपर लिखना है। अब इसके 20 जवाब खोजें। अब अपने दिमाग को इसके 20 संभावित जवाब खोजने के लिए अनुशासित करें। अपने दिमाग पर अपनी आय को दोगुना करने के 20 अलग अलग तरीके खोजने के लिए दबाव डालें। आप 20 से भी ज्यादा जवाब लिख सकते हैं। वैसे आपको न्यूनतम 20 जवाब तो लिखने ही है। आपका पहला जवाब बहुत सामान्य और अपेक्षित सा होगा। आप लिख सकते हैं, और कड़ी मेहनत करना, शैक्षणिक स्तर पर सुधार, या फिर क्षेत्र विशेष में अपने कौशल में सुधार, आदि आदि। ये आसान तरीके रहेंगे। इसके बाद के अगले 5 से 10 जवाब और मुश्किल होंगे। अंतिम 10 जवाब तो इतने मुश्किल होंगे मानो आपको किसी पत्थर से पानी ही निकालना पड़ रहा हो। इस कवायद का पूरा लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप दिमाग पर तब तक जोर दें जब तक कि आप इस सवाल के 20 अलग अलग जवाब न खोज लें। आप इन जवाबों को फिर तोड़ मरोड़ भी सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने पहले लिखा जवाब का ठीक उल्टा जवाब लिख डालें। साथ ही आपको कोई जवाब बेवकूफी भरे भी हो सकते हैं। कुछ बिल्कुल नया सोचें। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, अपनी वर्तमान नौकरी में और कड़ी मेहनत,
आपका अगला जवाब हो सकता है अपनी वर्तमान नौकरी में कम मेहनत, या फिर किसी और काम में ज्यादा कड़ी मेहनत, या आप खुद के ही किसी काम को करने की सोचें। तो फिर कमाई के लिए दूसरा काम या पार्ट टाइम काम भी तलाशा जा सकता है। अगर आपकी कमाई किसी चीज की बिक्री पर निर्भर है और आपकी कामयाबी लोगों से मिलने पर निर्भर है, ऐसे में आपका जवाब हर सप्ताह और ज्यादा संभावनाओं से भरपूर लोगों से मिलना हो सकता है, या फिर ऐसे लोगों से ज्यादा मुलाकात जो आपको 2 गुना ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप किसी और उत्पाद की बिक्री से जुड़ जाएं जिसमें बिक्री पर ज्यादा कमीशन मिलता हो। कुल मिलाकर आपका जवाब आपकी सोच की सीमाओं पर निर्भर करता है, और आपकी खुद को मदद करने वाले विचारों को जन्म देने की क्षमता की तो कोई सीमा भी नहीं है, यह अनंत है। काम पर जुट जाने का महत्व। एक बार आपने अपने सवाल के 20 जवाब खोज लिए, तो अपने जवाबों में से किसी एक को चुनकर तत्काल काम पर जुट जाइए। यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका किसी भी तरह का काम आरंभ करना ही और अधिक विचारों को जन्म देने की शुरुआत होता है। आप जैसे ही एक विचार पर काम करना शुरू करते हैं, किसी और काम के लिए कोई और विचार आपके दिमाग में आ जाएगा। 20 विचार वाली पद्धति के प्रभाव को 2 गुना 3 गुना करने के लिए यहाँ एक और कवायद है। एक बार आपने किसी सवाल के 20 जवाब खोज लिए और आपने यह भी तय कर लिया कि इसमें से सबसे पहला किस जवाब पर जुटना है, तो फिर उस जवाब के भी 20 विकल्प खोजने का प्रयास करें, यानी कि उस विचार को साकार करने के 20 तरीके खोजने में जुट जाइए। सुबह का सबसे पहला काम। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के 20 तरीकों को सुबह उठने से पहले ही तय कर चुके होंगे, तो तय मानिए कि आपका पूरा दिन ही इस बारे में रचनात्मक तरीके से सोचने में गुजरेगा। आपका दिमाग और ज्यादा तेज और सतर्क होगा। आप किसी भी समस्या के आते ही तुरंत बाद उसके हल और राह में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण कर सकेंगे। आप आकर्षण के नियम को सक्रिय करते हुए अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों और संसाधनों को खींच लाने में कामयाब होंगे जो आपको आपका लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपने इस कवायद को 5 दिन भी आजमा लिया, तो आपके पास 100 नए विचार होंगे, ऐसे विचार जो आपको अगले सप्ताह लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। फिर अगर आप एक दिन में एक विचार का चयन करते हैं, तो आपके पास प्रति सप्ताह 5 नए विचार होंगे। ये एक व्यक्ति के दिमाग में औसतन 1 माह, क्या 1 साल में आने वाले विचारों से भी कहीं ज्यादा है। अगर आप 20 विचार प्रतिदिन, 5 दिन प्रति सप्ताह, 50 सप्ताह प्रति वर्ष पैदा करते हैं, तो हर साल आपके पास अपनी जिंदगी और अपने काम को संवारने के लिए 5000 नए विचार होंगे। अगर आप हर रोज केवल एक विचार 5 दिन प्रति सप्ताह, 50 सप्ताह प्रति वर्ष में लागू करते हैं, तो आप अपनी समस्या को हल करने के लिए 250 विचार प्रति वर्ष इस्तेमाल करने लग जाएंगे। औसत इंसान बहुत ही कम रचनात्मकता के साथ जीता है। वह आमतौर पर अपने अड़ियल रुख और एक जगह पर ही ठहरे जाने की स्थिति का शिकार हो जाता है। वह भविष्य में भी वही करके संतुष्ट होना चाहता है जो कि वह काफी अरसे से करता आ रहा है, फिर भला ऐसे करने में उसे लाभ भी हो रहा हो या नहीं। जब आप नियमित तौर पर विचार मंथन करते हैं, तो आपके पास ढेर सारे ऐसे विचार होंगे जिनको आप दिन भर के वक्त में आजमा सकते हैं। अधिक से अधिक लोग रचनात्मक सोच वाली अब तक खोजी गई किसी भी पद्धति की तुलना में इस 20 विचार की पद्धति से ज्यादा धनवान हो रहे हैं। इस पद्धति को कारगर बनाने का एक ही रास्ता है कि इसे अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। जरूरत है कि आप नियमित तौर पर विचार मंथन के लिए स्वेच्छा से तैयार रहें और अपने दिमाग से उपजे विचारों को आजमाएं, जब तक कि यह आपकी जिंदगी का नियमित हिस्सा न बन जाए। दूसरों के साथ बुद्धि मंथन। विचार मंथन एक ऐसी कवायद है जो आप अपने साथ करते हैं, जबकि बुद्धि मंथन दूसरों के साथ किया जाता है। बौद्धिक मंथन दरअसल एक समूह के साथ किया जाने वाला विचार मंथन है, जिसके नियम कुछ अलग तरह के हैं। बुद्धि मंथन की सोच विज्ञापनों की दुनिया से जुड़े एलेक्स ऑसबॉर्न के दिमाग की उपज है। उन्होंने इसका जिक्र 1946 में अपनी किताब अप्लाइड इमेजिनेशन में पहली बार किया था। तब से यह तेजी के साथ फैलता गया और आज पूरी दुनिया में हर किस्म के संस्थान में, हर तरह की परिस्थिति में, विभिन्न बातों के लिए विचारों की उत्पत्ति में इसका खुलकर इस्तेमाल होता है। यह सीखने और आजमाने में बहुत ही आसान है।
आइए इसे जानते हैं। बुद्धि मंथन के 6 चरण। पहला चरण, लोगों को इकट्ठा करें। बुद्धि मंथन सत्र के लिए 4 से 7 लोगों का समूह आदर्श होता है। 4 से कम लोग हों तो आपके पास किसी समस्या को हल करने के तरीकों के पर्याप्त दिमाग नहीं होते। 7 से ज्यादा लोग होने पर भी समूह बड़ा हो जाता है और कई लोगों को अपना योगदान देने का मौका ही नहीं मिल पाता। दूसरा चरण, किसी को आलोचना या छीटाकशी की अनुमति न दें। याद रखें कि बुद्धि मंथन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी विचार का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। उद्देश्य तो पूरा ध्यान उस समस्या विशेष के हल के लिए ज्यादा से ज्यादा जवाब खोजने पर लगाना ही होता है। लोगों के बुद्धि मंथन के दौरान ही किसी विचार की आलोचना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। जैसे ही एक व्यक्ति के विचारों की आलोचना होती है, आपका बुद्धि मंथन सत्र एकाएक थम सा जाता है। अपनी आलोचना कोई भी पसंद नहीं करता। दूसरों के सामने कोई भी अपना अपमान या अपने पर छीटाकशी पसंद नहीं करता। इसलिए आपको बुद्धि मंथन सत्र को विचारों की उत्पत्ति तक ही सीमित रखना चाहिए और उनके मूल्यांकन को किसी अन्य वक्त के लिए अन्य किसी लोगों पर छोड़ देना चाहिए। तीसरा चरण, एक समय सीमा तय करें। बुद्धि मंथन सत्र के लिए आदर्श समय है 15 से 45 मिनट। मैनेजरों या टीम के लीडर का काम अपने स्टाफ के लोगों को नियमित तौर पर इस सत्र के दौरान बैठने के लिए तैयार करना होता है। सभी को एक साथ बुलाइए और बताइए कि आप किसी एक समस्या को हल करने के तरीके खोजने के लिए 15 मिनट का एक बुद्धि मंथन सत्र आयोजित करना चाहते हैं और उसके बाद सभी लोग अपने काम पर लौट जाएंगे। आप परिणामों को देखकर खुद चौंक जाएंगे। चौथा, समूह के लिए एक लीडर का चुनाव करें। लीडर का काम हर व्यक्ति को अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। बुद्धि मंथन सत्र के दौरान आप हर व्यक्ति के पास जाकर उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ताश खेलते वक्त दूसरे को पत्ते खेलने के लिए उकसाते हैं। आप कुछ बार सबके पास से गुजरेंगे तो लोगों के विचारों की उत्पत्ति की गति में भी इजाफा देखने को मिलेगा। पांचवा चरण, किसी एक व्यक्ति को विचारों को नोट करते रहने का काम सौंप दीजिए। किसी भी बुद्धि मंथन सत्र में विचारों को दर्ज करने वाले की भूमिका काफी अहम होती है। यह वह व्यक्ति होता है जो इस सत्र के दौरान उपजने वाले हर विचार को नोट कर लेता है। छठा चरण, वक्त के पाबंद रहें। ठीक वक्त पर बुद्धि मंथन सत्र को प्रारंभ और समाप्त कर दीजिए, चाहे वह उस वक्त कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो। अंत में सभी विचारों को एकत्रित करके उनके मूल्यांकन के लिए कोई और वक्त निर्धारित कीजिए। अलग अलग समूहों में विचार। एक दूसरे तरह के बुद्धि मंथन सत्र में दर्जन भर लोगों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर कागज दे दीजिए। हर समूह को समस्या के हल के तरीकों को खोजकर कागज पर दर्ज करना होता है। बाद में विचारों से भरे कागजों को एकत्रित कर लिया जाता है। उन्हें फिर एक दूसरे से मिलाकर दोबारा समूहों में बांट दिया जाता है। इस दूसरे भाग में हर समूह को उसे दिए गए कागज पर लिखे गए विचारों के मूल्यांकन के लिए कहा जाता है। उनको उनकी उपयोगिता के आधार पर रेटिंग देकर फिर पूरे समूह के सामने रखा जाता है। अगर 20 से 30 लोगों के समूह को छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है तो आपके पास आधे घंटे में ही 200 से 300 विचार आएंगे। जब इन विचारों को एकत्रित कर बांटकर मूल्यांकन के बाद समूह के सामने रखा जाता है तो परिणाम अद्भुत होते हैं। मैंने कई ऐसी कंपनियों के साथ काम किया है जिन्होंने अपने को परेशान कर रही समस्या का हल केवल यह कहकर टालना जारी रखा कि उनके पास इसके बारे में सोचने के लिए या तो पर्याप्त लोग या फिर पर्याप्त समय ही नहीं है। घर की टीम। अगर आपकी किसी व्यक्ति के साथ खूब जमती है तो आप दोनों मिलकर भी बुद्धि मंथन का सत्र कर सकते हैं। एक पति पत्नी या कोई भी दो लोग निरंतर विचारों को जन्म दे सकते हैं, बशर्ते वे उसी वक्त एक दूसरे के विचारों का मूल्यांकन या आलोचना का प्रयास न करें जब वे विचारों को जन्म दे रहे हैं। विचारों से ऊर्जा मिलती है। अपने भीतर छिपी विचार शक्ति और अपनी बुद्धिमत्ता को तराशने के दो तरीके हैं। पहला तो इस बात को स्वीकारना है कि आपके भीतर एक विशेष तरीके से सोचने की शक्ति है। दूसरा, इस अध्याय में उल्लेखित पद्धतियों और तौर तरीकों को तब तक आजमाना जब तक कि वे आपकी दिनचर्या का ही हिस्सा न बन जाए। किसी मांसपेशी की तरह जो वर्जिश करके और भी विकसित की जा सकती है, ऐसे ही आप अपने दिमाग की मांसपेशियों को ज्यादा इस्तेमाल करके और अधिक मजबूत बना सकते हैं। हर वर्जिश के बाद कुछ और मजबूत।
अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए विचारों के मंथन का अपना एक अलग ही रोमांच और उत्साह है। आप जितने ज्यादा विचारों को जन्म देंगे, आपके भीतर उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। आपके भीतर जितना ज्यादा ऊर्जा उत्साह होगा, आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास से उतने ही ज्यादा लेवरेज होंगे। जितने ज्यादा विचार आपके अंदर आएंगे, आपकी अपने द्वारा किए जा सकने वाले कामों के बारे में सोच उतनी ही ज्यादा साफ होगी। अंततः आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको यह एहसास होगा कि आपको रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी सोच को और भी गहराई से समझने में मदद करेगी। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले के वीडियो जरूर देखें और अपनी जिंदगी बदलने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अब अगले वीडियो।